हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और बाद में हम देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। इसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को समझने से पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, मेटाबोलाइट्स क्या होता है। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट नज़र आ रहा होगा कि मेटाबोलाइट इज एन इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चलते रहते हैं जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवेज बोलते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, जो कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता रहता है कोई सब्सटेंस का, कभी कभी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी होने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं एक कंपाउंड ए है, इसको कन्वर्ट होना है डी में। डी में कन्वर्ट होने के लिए बीच में कई सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स भी आते हैं। जैसे कि मान लो ए पहले बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में कन्वर्ट हुआ, सी उसके बाद मान लो एक और कंपाउंड एक्स में कन्वर्ट हुआ, और X को D में कन्वर्ट होने के लिए एक और कंपाउंड की ज़रूरत है, मान लो Z की ज़रूरत होगी। इस तरह से कई सारे आपको इंटरमीडिएट्स देखने को मिलेंगे एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। हमारे सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कभी भी डायरेक्ट किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। इसी तरह के इंटरमीडिएट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो इंटरमीडिएट्स है, ये जो इंटरमीडिएट्स है, इन्हीं लोगों को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ हो रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं मेटाबोलाइट। तो इसके बाद एक और टर्म आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्या होता है? ये वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में यूज़ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई सारे ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया, माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। जैसे कि हम जानते हैं जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फर्दर न्यूक्लियोसाइड से बने हुए होंगे। तो ये क्या हो गए, ये डीएनए को बनाने में काम आ रहे हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इनको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फॉर इसके अलावा और भी कई सारे होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद आ गया प्रोटीन्स। इसी तरह से ये जो मेटाबोलाइट्स हैं जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखा है, ये सारे मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब सवाल आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है। ये वो मेटाबोलाइट्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स बोल सकते हैं, और इन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बोला जाता है, जो कि प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, इन सब में प्रोड्यूस होगा, और ये डायरेक्टली नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होंगे। जैसे कि आपको ये पता होगा कि जो रबर होता है, रबर हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, और ये रबर का एज सच प्लांट में कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं है, लेकिन प्लांट इसको प्रोड्यूस ज़रूर करता है। उसके बाद आ गया गम। ये भी प्लांट का एक प्रोडक्ट है जो कि प्लांट प्रोड्यूस करता है, लेकिन डायरेक्टली उसके जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं या उस प्लांट का ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल्स के बारे में अभी देखेंगे, जिससे कि आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये जो टेबल है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने वहाँ से पिक किया है इसको, तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम बस दे दिए हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत इसका फंक्शन भी बता दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहला मेटाबोलाइट है कुछ पिगमेंट्स। प्लांट्स में ऐसे कई सारे पिगमेंट्स होते हैं जिसे आप, जब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डील करेंगे तब हम देखेंगे कि कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप करने में मदद करते हैं। और भी कई सारे पिगमेंट्स जैसे कि हो गए कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं, खास करके एंथोसाइनिन, ये ह्यूमन के कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में ये हेल्प करते हैं। एज ए ड्रग भी इनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो एंथोसाइनिन होता है वो एंटी डायबिटिक ड्रग में यूज़ करते हैं। मतलब वो ड्रग जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाता है,
उनमें एंथोसायनिन का यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ ये एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट भी काम कर सकते हैं, एज ए एंटी कैंसर एजेंट भी ये काम कर सकते हैं, राइट। तो इनका एज सच तो प्लांट्स में कोई बेनिफिट है नहीं, लेकिन ये किसी और ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। एंथोसायनिन प्रोड्यूस प्लांट में ही होगा, लेकिन प्लांट को एज सच इसका ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, या फिर अभी तक हमने इसको फाइंड आउट नहीं किया कि इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स भी प्लांट्स का प्रोडक्ट है, ओके। एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहला मॉर्फिन है और दूसरा कोडीन है। और ये मॉर्फिन और कोडीन जो होते हैं ये एज ए एनाल्जेसिक्स यूज़ होते हैं। जैसे कि कोई सर्जरी के दौरान मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है या कोडीन का यूज़ किया जाता है। और जब कैंसर के बहुत लास्ट एंड स्टेज में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन होने लगते हैं, तो उस टाइम भी मॉर्फिन एज ए पेन रिड्यूसर की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक तो मोनोटर्पिन है और दूसरा है डाइटर्पिन। ये मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन्स जो होते हैं ये फूड फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, या फिर इसको फूड एडिटिव्स भी आप बोल सकते हो। इसमें फूड में फ्लेवर लाने के लिए बहुत से मार्केट में आपको बहुत सारे मोनोटर्पिन्स डाइटर्पिन्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसी तरह से फोर्थ है आपका एसेंशियल ऑयल्स, जैसे कि लेमन ग्रास ऑयल। ये जो लेमन ग्रास ऑयल आता है ये जनरली जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है, या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको भी लेमन ग्रास ऑयल यूज़फुल होता है उनके लिए, ओके। तो इनका ये जो फंक्शंस है ये आपको एज सच याद नहीं रखना है, आप ये एज ए जनरल बेसिस पे थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि लेमन ग्रास ऑयल का फंक्शन क्या है ये बताइए। आपको बस ये टेबल याद होना चाहिए और इसका एग्जाम्पल याद हो जाना चाहिए, ओके। फिफ्थ है आपका टॉक्सिन। टॉक्सिन में 2 टॉक्सिन के नाम दिए हैं, एब्रिन और रिसिन। ये जो एब्रिन और रिसिन होते हैं ये जनरली कैस्टर बीन में मिलते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। हम जानते हैं हमारे सेल में प्रोटीन्स का एक मेजर रोल होता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो राइबोसोम में फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो एब्रिन और रिसिन होते हैं ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस को वो इनहिबिट कर देंगे, जिसके वजह से कि अब प्रोटीन बन नहीं पाएगा, और इसके वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैम्पर होने लगते हैं और फाइनली सेल का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लेक्टिन। लेक्टिन क्या होता है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करते हैं, ओके। ये लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बाइंड करेंगे और बहुत सारे ऐसे जो सेलुलर रोल्स होते हैं उनको ये परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ गया ड्रग्स। ड्रग्स में विनब्लास्टिन हो गया, कुर्कुमिन हो गया। ये जो कुर्कुमिन और विनब्लास्टिन है ये एज ए ड्रग भी यूज़ होते हैं। ये ड्रग कैसे यूज़ होते हैं, जो विनब्लास्टिन है वो एक एंटी ट्यूमर ड्रग है, ओके। एंटी कैंसरस ड्रग बोल सकते हो, एंटी ट्यूमर ड्रग बोल सकते हो, मतलब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट के दौरान विनब्लास्टिन एज ए ड्रग भी यूज़ होता है। उसके बाद है कुर्कुमिन। कुर्कुमिन आपने हल्दी का नाम सुना होगा, हल्दी जो पेड़ होगा, ओके, उसमें से उसका जो रूट होता है उसमें से कुर्कुमिन निकाला जाता है। जो हल्दी होता है या जो टर्मेरिक होता है उसमें कुर्कुमिन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको एज ए आप करी पाउडर में भी डाल सकते हो, ओके। आप इसका बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ भी आप जानते होंगे, जैसे ही कहीं पे कोई घाव हो जाता था तो बहुत पहले जो दादा दादी होते थे वो बोल दिया करते थे कि हल्दी यूज़ कर लो, या फिर हल्दी मिल्क भी पिया जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट काम करता है। नेक्स्ट क्या है, रबर, गम, सेल्यूलोज। ये सारे प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं और इनका तो एज सच प्लांट में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ये एज ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस ह्यूमन के लिए बहुत सारे यूज़ आते हैं। फॉर एग्जांपल जो रबर होता है ये भी ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। सेल्यूलोज प्लांट्स में एज सच यूज़ नहीं है, लेकिन ह्यूमन के लिए काफ़ी कहीं कहीं जगह पे ये सेल्यूलोज भी यूज़ होता है। और ये गम हो गए, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये भी ह्यूमन्स में यूज़ आता है। तो ये था कुछ पॉइंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में जो कि आपके एनसीईआरटी में एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, और आपको यहाँ पे इसके नाम याद करने हैं कि पिगमेंट में क्या क्या यूज़ होता है, एज ए एल्कालॉइड क्या क्या यूज़ होगा, टर्पिन्स की तरह क्या क्या यूज़ होगा,
इसी तरह से आपको इसको याद करना है। इनके फंक्शन एज सच ये कौन सा काम करते हैं इतना जानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बस समझाने के लिए आपको पूरा डिटेल बता दिया है। सो होप कि आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।